हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आज आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम बाय सीएसओ। सीएसओ के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के तरीके या उसकी विधियों के बारे में। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि राष्ट्रीय आय से हमारा क्या अभिप्राय है, राष्ट्रीय आय को किन किन अलग अलग कंसेप्ट के द्वारा मापा जा सकता है, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। बहुत सारे मेजरमेंट्स थे जिनके द्वारा हम इनकम को डिफाइन कर सकते हैं। पर कैपिटा इनकम के द्वारा भी हमने डिफाइन करने का प्रयास किया। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां क्या हैं। 3 मुख्य विधि हमने डिस्कस की थी। आपकी उत्पादन विधि यानी प्रोडक्ट और वैल्यू एडिड मेथड, इसके बाद आपका एक्सपेंडिचर मेथड यानी व्यय विधि, और इनकम मेथड यानी आय विधि। इनके द्वारा हम राष्ट्रीय आय को किस तरीके से मापेंगे और अलग अलग कंसेप्ट जीडीपी, जीएनपी या एनएनपी में से हम इन तीनों विधियों के द्वारा कैसे ड्राइव करेंगे, ये हमने पहले डिस्कस किया है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं सीएसओ के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का माप किस तरीके से किया जाता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें ये जानना जरूरी है, सीएसओ यानी सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में राष्ट्रीय आय के का माप करता है। और इसके अंतर्गत अलग डिविजन्स हैं, अलग अलग भाग हैं सीएसओ के अंतर्गत। सीएसओ केवल राष्ट्रीय आय का ही माप नहीं करता, बहुत सारे आंकड़े हैं, क्योंकि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे करता है। इसका एक पार्टिकुलर जो डिवीजन है जिसको हम नेशनल अकाउंट्स डिवीजन कहते हैं, वो बेसिकली राष्ट्रीय आय को मापने को देखता है और उसका एस्टिमेट करता है और उसको पब्लिश करता है। नेशनल अकाउंट्स डिवीजन वो नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स पब्लिश करता है और उनके माध्यम से भारत में राष्ट्रीय आय के विभिन्न घटकों के बारे में, उसमें होने वाली प्रोग्रेस के बारे में या चेंजेस के बारे में हमें बताता है। आइए शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने का प्रयास करते हैं कि सीएसओ है क्या, सीएसओ के फंक्शंस क्या हैं, सीएसओ किस तरीके से भारत में राष्ट्रीय आय का माप करता है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं सीएसओ के बारे में। जैसा कि मैंने कहा था, सीएसओ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। और जो MOSPI है उसकी स्थापना एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री के रूप में 15/10/99 को हुई थी, जब डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये दोनों अलग अलग भाग होते थे, इन दोनों को मिला के एक भाग बनाया गया 1999 के बाद से MOSPI एग्जिस्टेंस में है। MOSPI की जो स्टेटिस्टिक्स विंग है, जिसको हम नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस या NSO कहते हैं, उसके 2 भाग हैं, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और उसके साथ एक कंप्यूटर सेंटर भी जुड़ा हुआ है। ये जो स्टेटिस्टिक्स विंग है MOSPI की, जिसको हम नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस कहते हैं, उसमें बेसिकली 2 मेन ऑर्गेनाइजेशन है, सीएसओ और एनएसएसओ। आई होप दोनों का नाम आपने कई बार सुना हुआ होगा। एनएसएसओ के सर्वेज काफ़ी बार होते हैं और कई बार आपने टीवी में ऐड भी देखा होगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की। सीएसओ 1951 में एस्टेब्लिश हुआ था कैबिनेट सेक्रेटरीट में, और इसका जो मुख्य काम था वो भारत में जो सांख्यिकी विधियां थी या जो स्टेटिस्टिकल सिस्टम था उसको एस्टेब्लिश करने के लिए एक टेक्निकल लीडरशिप वाले ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सीएसओ की स्थापना की गई थी 1951 में। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, सीएसओ के डिविजन्स हैं। जो मेन डिवीजन है जो राष्ट्रीय आय से जुड़ा हुआ है वो है हमारा नेशनल अकाउंट्स डिवीजन। इसका मुख्य काम जो है वो नेशनल अकाउंट्स, राष्ट्रीय लेखों का निर्माण करना है। राष्ट्रीय लेखों में क्या आता है, देश की जीडीपी यानी हमारा इनकम कितनी है, फिक्स कैपिटल जो हमारा फॉर्मेशन है वो कितनी है, इसके बाद आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंडिचर साइड से, और दूसरे जो मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स हैं जो सारे आपने पहले डिस्कस किए थे, जीडीपी, एनडीपी, आपकी नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, वो सारे एस्टिमेट नेशनल अकाउंट्स डिवीजन पब्लिश करता है। इसके बाद एक सोशल स्टेटिस्टिक्स डिवीजन है सीएसओ के अंतर्गत। उसका काम है कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे हमारे, उनकी मॉनिटरिंग करना, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग। इसके बाद इसके साथ साथ ये रिसर्च वर्कशॉप और सेमिनार के लिए ग्रांट इन एड भी प्रोवाइड करता है।
इसके बाद एक इकोनॉमिक स्टैटिस्टिकल डिवीजन है जिसको हम ईएसडी कहते हैं। इसका काम है इकोनॉमिक सेंसस, जो आर्थिक जनगणना होती है, इकोनॉमिक कंसेंसस सेंससिस जो है वो कंडक्ट करना। इसके साथ साथ जो ऑल इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको पब्लिश करना। देश में जो एनर्जी स्टैटिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैटिस्टिक्स हैं उनको पब्लिश करना। इसके साथ साथ जो क्लासिफिकेशन है, क्योंकि जब हम किसी कंट्री की जीडीपी या किसी एक्टिविटी को नापते हैं तो उसके लिए हमें उसके जो प्रोडक्ट हैं उनको क्लासिफाई करना पड़ता है। तो नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन और नेशनल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, यानी देश में जितना भी उत्पादन होता है उनको कोई ना कोई एक कैटेगरी दी गई है, उसको क्लासिफाई किया गया है, उसको एक नंबर के द्वारा हमें दिखाया गया है। ये काम जो है इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स डिवीजन करता है। इसके बाद आपका ट्रेनिंग डिवीजन है जिसका काम, जैसा कि हम देख सकते हैं, उसका काम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। ये ट्रेनिंग किसको देता है? ये ट्रेनिंग जो स्टेट के स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स हैं उनको प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ डाटा कलेक्शन में या डाटा को इकट्ठा करने में, उसको एनालिसिस करने में और उसको प्रेजेंट करने के लिए जो कैपेबिलिटीज होती हैं वो डेवलप करने के लिए वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है। इसके साथ साथ एक कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन है, उसका काम है कि विद इन सीएसओ और उसके साथ साथ सीएसओ से जुड़ी हुई जो कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जिनको लाइन मिनिस्ट्रीज कहते हैं, इसके साथ साथ स्टेट और यूटी गवर्नमेंट्स हैं, जो स्टेट्स की गवर्नमेंट है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन का काम करता है। क्योंकि स्टेट्स के अपने जो हैं डायरेक्टरेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग या अलग अलग नामों से जो विभाग हैं जो आंकड़ों को देखते हैं स्टेट के अंदर, उनसे कोऑर्डिनेट करने का काम सीएसओ का कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन करता है। सीएसओ के काम क्या है? जैसा कि हमने बताया, ये स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज को स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर कोऑर्डिनेट करता है और इसके साथ साथ जो आंकड़ों की जरूरत होती है उन आंकड़ों को कंपाइल करने में सहायता करता है। जो भी आंकड़े जो हैं वो टाइम पर पब्लिश हों, कंपाइल हों और डिसेमिनेट हों, इसको करने का काम सीएसओ करता है। इसके बाद सीएसओ रिस्पॉन्सिबल है जो नेशनल अकाउंट्स हैं हमारे, हर साल नेशनल अकाउंट कंपाइल हों और उनको रिलीज करता है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज से वो आंकड़े इकट्ठे करता है और फिर उनको कंपाइल करके पब्लिश करता है। इसके बाद आपका सेंट्रल और स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि बताया था, उनकी कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज करता है जो ट्रेनिंग सेंटर में हमने बताया था। और ये जो है ये एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज एक इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन है जिसमें हमारे देश की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनका एक सर्वे कंडक्ट होता है जिसको हम एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज या एएसआई सर्वे कहते हैं। उसको कंडक्ट करता है, कंपाइल करता है और उसको डिसेमिनेट करता है। इसके साथ साथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल पर्सनल हैं, उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है। इसके बाद सीएसओ जो है वो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल बॉडीज हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं या इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल बॉडीज हैं, उसको उनके साथ लाइज करता है इंडिया की तरफ से। इट डिसाइड्स आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सर्वे टू बी टेकन अप बाय द एनएसएसओ। जो एनएसएसओ है वो जब वो अपने आइटम्स डिसाइड करता है तो उसको भी वो सीएसओ के साथ कोऑर्डिनेट करता है। इसके बाद आपका इट कंडक्ट पीरियोडिक इकोनॉमिक सेंसस, जो आर्थिक जनगणना है उसको कंडक्ट करता है। फर्स्ट जो थी 1977 से वो शुरू हुई थी, जिसमें जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनका सेंसस किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ रेगुलर पब्लिकेशन हैं जो सीएसओ पब्लिश करता है, जैसे कि एनुअल स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज की हमने बात की। इसके साथ साथ मंथली एब्स्ट्रैक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जो सीएसओ हर महीने पब्लिश करता है। इसके बाद एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम है। इसके साथ और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, सर्वे रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे सर्वेज भी हैं जो यहाँ हमने जिक्र नहीं किया, वो भी कंडक्ट करता है सीएसओ। उनको कंडक्ट करता है, उनको कंपाइल करता है और उनकी रिपोर्ट को डिसेमिनेट करता है। तो ये फंक्शन हैं, मेन फंक्शन है सीएसओ के। अब हमारा जो मुख्य आज का फोकस है आज के इस वीडियो लेक्चर का, वो नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स हैं, यानी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां। और ये जो पब्लिकेशन है ये नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। जो नेशनल अकाउंट्स डिवीजन है वो पब्लिश करता है नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स। तो एनएएस जिसको हम आगे यूज करेंगे, एनएएस जो हैं वो तैयार की जाती हैं और रिलीज की जाती हैं एनएडी के द्वारा। अब ये जो एग्रीगेट्स हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया जीडीपी है, जीएनपी है, आपका प्राइवेट जो फाइनल एक्सपेंडिचर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है
गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, पीएफसी और जीएफसी जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इनको कंपाइल करता है और इनको रिलीज करता है। एनुअली करता है, जिसमें वो करंट और कांस्टेंट प्राइस पे दो तरीके से, एक तो जो हमारी वर्तमान कीमत है, चालू कीमतों पर जो वर्तमान कीमत है उन पर एस्टिमेट्स पब्लिश करता है, इसके साथ साथ कांस्टेंट प्राइसेस पर भी पब्लिश करता है, यानी किसी एक ईयर को बेस ईयर मान के उस ईयर के हिसाब से जो रियल इनकम है, रियल इनकम भी ये कंपाइल करता है। इसके साथ साथ ये ग्रोस एस्टिमेट भी देता है और नेट एस्टिमेट भी देता है, यानी जीडीपी और एनडीपी दोनों, या ग्रोस नेशनल इनकम और नेट नेशनल इनकम दोनों पब्लिश करता है। इसके साथ साथ ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज देश के अंतर्गत होती हैं, जैसे कंजम्पशन है, सेविंग के डाटा हैं, कैपिटल फॉर्मेशन और कैपिटल स्टॉक के डाटा हैं, पब्लिक सेक्टर के ट्रांजैक्शंस हैं, और कुछ डिसएग्रीगेटेड स्टेटमेंट्स भी ये इश्यू करता है। इसके साथ साथ 4 कंसोलिडेटेड अकाउंट्स पूरे कंट्री के पब्लिश करता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एक्सपेंडिचर, यानी जीडीपी एक तो प्रोडक्ट और उसके एक्सपेंडिचर दोनों साइड से पब्लिश करता है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, और वो डिस्पोजेबल इनकम किस तरीके से अप्रोप्रिएट होती है उसको भी ये कैपिटल फाइनेंस। इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस हैं हमारे देश के लोगों के दूसरे देश के लोगों के साथ, जो टोटल ट्रांजैक्शन है जिनको हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कहते हैं, उनसे रिलेटेड स्टेटिस्टिक्स भी एनएएस जो है वो प्रिपेयर करता है और उसको पब्लिश करता है। इसके साथ साथ जो एनएडी है वो क्वार्टरली जीडीपी एस्टिमेट भी पब्लिश करता है ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, यानी जो क्वार्टर है, जैसे तिमाही जिसको हम कहते हैं, ये हर तिमाही के जीडीपी एस्टिमेट पब्लिश करता है, और जो उस तिमाही का जो लास्ट डेट होता है उस डेट तक की जो डाटा है वो उसमें इंक्लूड होते हैं। इसके बाद जो ये नेशनल अकाउंट्स बनाता है एनएडी, वो कंपाइल होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है किसी कंट्री के अकाउंट्स मेंटेन करने का, जिसको हम यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट कहते हैं। कई बार इसको यूएनएसएनए और एसएनए के नाम से भी जानते हैं, बहुत बार हम इसको एसएनए शब्द भी यूज करते हैं, यानी सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। ये यूएन के की मेथोडोलॉजी है जो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज को फॉलो करनी चाहिए, ताकि हमारे देश के जो आंकड़े हैं वो दूसरे देश के आंकड़ों से कंपेयर किए जा सके। अगर अलग अलग विधियां होंगी हर कंट्री की, अगर हम यूएन के एसएनए को फॉलो नहीं करेंगे तो जो हमारी जीडीपी है वो दूसरे देश की जीडीपी से कंपेरेबल नहीं होगी। उसको कंपेरेबल बनाने के लिए हमें जो है ये यूएनएसएनए के स्टैंडर्ड को यूज करना चाहिए, और जो कि जो सीएसओ है वो काफी हद तक उसको फॉलो करने का प्रयास करता है। इसके बाद सीएसओ जो है वो अब जो एनएस नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स जारी करता है वो विद 2011-12 एज बेस ईयर पब्लिश करता है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये करंट और कांस्टेंट प्राइसेस पे देता है, तो अब कांस्टेंट प्राइस पे जो भी एस्टिमेट आएंगे दैट वुड बी ऑन 2011-12 प्राइसेस, यानी 2011 और 12 की कीमतों के आधार पर सीएसओ जो है अपने अकाउंट्स पब्लिश करता है। लेकिन इससे पहले जो हमारी सीरीज थी 1948 49 टू 1960 और 61 तक एक सीरीज थी, उसके बाद आपका 70 71 80 81, फिर बेस ईयर शिफ्ट होके 93 94, देन इट वाज 1999 एंड 2000, एंड देन इट वाज 2004 एंड 2005। यानी ये अलग अलग सीरीज हैं। 1948 49 की सीरीज है, 60 61 सीरीज, 70 71 80 81 93, और अब जो चल रही है वो आपके 2011-12 है। यानी अगर हम सीएसओ 2019-20 के जीडीपी के आंकड़े इश्यू करता है तो दो तरीके के आंकड़े इश्यू करता है, एक तो करंट प्राइसेस पे, और एक अगर कीमतें 2011-12 वाली रहती तब हमारी जीडीपी कितनी होती, उस आधार पर एस्टिमेट करता है, ताकि आज की जीडीपी को 2011-12 या किसी दूसरे बेस ईयर के साथ कंपेयर किया जा सके, यानी प्राइस इंपैक्ट को निकाला जा सके। इसके लिए कांस्टेंट प्राइसेस पे इश्यू करने के लिए सीएसओ कोई बेस ईयर लेता है, और अब जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। अब ये था जो नेशनल अकाउंट डिवीजन है, जो नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स पब्लिश करता है, उसकी मेन फीचर्स कुछ हमने देखी। अगर हम हमारे देश में जो राष्ट्रीय आय गणना की हिस्ट्री देखें, उसका इतिहास देखें, तो हम पाते हैं कि नेशनल इनकम एस्टिमेशन जो है वो इंडिया में आज़ादी से पहले भी शुरू था, लेकिन उस समय कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था।
कुछ व्यक्तिगत जो इकोनॉमिस्ट थे अपने लेवल पे एस्टिमेट करते थे इनकम का, और उस इनकम को उन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है। दादा भाई नारोजी के एस्टिमेट्स की हम बात करते हैं, इवन वी राव के भी कुछ एस्टिमेट्स हैं, और इंडिविजुअल जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इंडिविजुअली अपनी कैपेसिटी में देश की इनकम को मापने का प्रयास किया था। जो हमारा रेगुलर बेसिस पे जो ऑफिशियल एस्टिमेट्स हैं वो 1948-9 से उपलब्ध है। 1948-9 से पहले के जो हमारे पास ऑफिशियल एस्टिमेट है वो अवेलेबल नहीं है, वो इंडिविजुअल रिसर्चेस के एस्टिमेट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। 1948-9 से जो 1956 में पब्लिश हुए थे वहां से हमारे पास इसके आंकड़े उपलब्ध हैं। इसके अलावा उससे पहले के बहुत सारे पॉइंट एस्टिमेट्स हैं जो इंडिविजुअल रिसर्चर के लिए द्वारा किए गए हैं, वो बेसिकली 19th सेंचुरी से शुरू होकर 1948-9 से पहले तक के एस्टिमेट्स हैं, लेकिन वो ऑफिशियल एस्टिमेट्स नहीं हैं। हुआ क्या कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो देश में ये महसूस किया गया कि हमारे देश की जो नेशनल इनकम है उसको रेगुलरली मेजर करने की ज़रूरत है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी सेटअप की जिसको हम हाई पावर्ड कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी कहते हैं, या नेशनल इनकम कमेटी के नाम से भी जानते हैं, वो स्थापित की। उसमें उन्होंने प्रोफेसर पीसी महालानोबिस को लिया, प्रोफेसर डीआर गाडगिल एंड प्रोफेसर वी राव। ये जो जाने माने अर्थशास्त्री और स्टेटिस्टिशियन थे, इनको इस कमेटी में शामिल किया गया और नेशनल इनकम कमेटी की स्थापना की गई। नेशनल इनकम कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी और उनके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल इनकम यूनिट होती थी उसको पूरे के पूरी को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ट्रांसफर किया। जो पहले नेशनल इनकम कमेटी के अंतर्गत एक एनआईयू थी उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ट्रांसफर किया ताकि नेशनल इनकम एस्टिमेशन जो है वो रेगुलर बेसिस पे हो पाए। इसके बाद जो एनआईयू थी नेशनल इनकम यूनिट, उसको सीएसओ के अंतर्गत ट्रांसफर कर दिया गया 1954 में, और उसके बाद 1954 के बाद सीएसओ में एक अलग से नेशनल इनकम डिवीजन की स्थापना की गई जिसको हम एनआईडी कहते हैं, वो सीएसओ में स्थापित किया गया, एनआईडी नेशनल इनकम डिवीजन। अब इस जो कमेटी थी इसने जो फाइनल रिपोर्ट थी इसमें किस तरीके से देश में राष्ट्रीय आय को मापा जाएगा उसकी डिटेल मेथोडोलॉजी, इसके साथ साथ पूरे देश की और इसके साथ साथ अलग अलग सेक्टर्स की किस तरीके से इनकम को मापा जाएगा उसकी मेथोडोलॉजी दी, और उसके साथ साथ कुछ एस्टिमेट्स हमें प्रोवाइड किए नेशनल इनकम के। एनआईडी जो सीएसओ के अंतर्गत बना था इसका नाम अब चेंज होकर नेशनल अकाउंट्स डिवीजन हो गया है, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। जब अलग अलग डिवीजन देख रहे थे एनएसएसओ के तब नेशनल अकाउंट्स डिवीजन था, क्योंकि जो सीएसओ का काम था या जो नेशनल इनकम डिवीजन का जो काम था वो केवल कंपाइलेशन ऑफ डाटा से बढ़कर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो उसके बाद नेशनल अकाउंट्स डिवीजन बनाया गया सीएसओ के अंतर्गत, जो अब सिर्फ इनकम की स्टैटिस्टिक्स नहीं उसके साथ और भी जुड़ी हुई स्टैटिस्टिक्स भी पब्लिश करता है। अब ये जो एस्टिमेशन ऑफ इनकम है, नेशनल इनकम है, या उससे जुड़े हुए जो एग्रीगेट्स हैं, विभिन्न जो समुच्चय हैं, उनको किस तरीके से नापा जाता है, उसका डाटा सोर्स क्या है। तो नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स है जिसमें हमने कहा था कि हर वर्ष जो है एनएएस पब्लिश होता है। अभी जैसे 2019-20 का हमारे पास एनएएस अगर आप सीएसओ की साइट पे जाएंगे तो अवेलेबल होगा। बेसिकली ये क्या है कि जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स हैं या पूरे देश के जो एग्रीगेट्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक आपको पता है, मैक्रो इकोनॉमिक मीन्स पूरी इकोनॉमी के लेवल के जो एग्रीगेट्स हैं वो करंट और एक्यूमुलेशन अमाउंट पे, बैलेंस शीट, टेबल्स, इनके आधार पर जो नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स जो है वो पब्लिश होती हैं। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो सीएसओ है वो रिस्पॉन्सिबल है एनएएस के कंपाइलेशन के लिए, लेकिन जो स्टेट है तो स्टेट के लेवल पे अलग से एक डायरेक्टरेट है, स्टेट डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। जैसे हरियाणा में भी डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट के जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं, तो एसडीपी जिसको हम बोलते हैं, यानी स्टेट की डोमेस्टिक इनकम जो है और उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स को मेजर करते हैं, जो स्टेट के डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स हैं वो। इसके बाद जो सीएसओ है
और जो स्टेट DES हैं यानी डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स हैं, वो अलग अलग मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स रिलीज करते हैं पर्टेनिंग टू होल ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स। अब इंडिया में जो इनकम का मेजरमेंट का तरीका है वो है क्या, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया क्या है। जैसा कि यूएनओ का सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स है, अभी हमने कहा था ना SNA, यूएनओ सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, उसके आधार पे पूरी इकोनॉमी को, अब आते हैं हम कि विधियां क्या हैं, किस तरीके से राष्ट्रीय आय को मापा जाता है भारत में या बाकी देशों में। तो जो SNA है, यूएनओ का जो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट है, उसके आधार पर भारत की पूरी इकोनॉमी को कुछ बड़ी बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है और उनको फिर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। पहले कैटेगरीज बनाते हैं, फिर उनके ग्रुपिंग करके ग्रुप बना देते हैं। अब हर ग्रुप के लिए जो 3 विधियां हमने डिस्कस की थी राष्ट्रीय आय को मापने की, आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि, इन विधियों के लिए अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग विधियां यूज होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक विधि से ही भारत में राष्ट्रीय आय का माप किया जाएगा, नहीं, क्योंकि हमने पूरी इकोनॉमी को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, उसके कुछ ग्रुप्स बनाए और हर ग्रुप के लिए अलग अलग मेथोडोलॉजी यूज की जाती है, एक ही मेथोडोलॉजी यूज नहीं होगी। CSO जो है वो भारतीय इकोनॉमी को इन नेशनल इनकम एस्टिमेशन के हिसाब से 14 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करता है, जिसमें एक्सटर्नल सेक्टर भी शामिल है। यानी एक्सटर्नल सेक्टर को अगर निकाल दें तो जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज हैं वो 13 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं और उनको फिर 9 ग्रुप में हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब ये कौन कौन से हैं, इसमें हमने एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, इसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग और फिशिंग आ गया। उसके बाद माइनिंग एंड क्वेरिंग, यानी जो माइनिंग एंड क्वेरिंग है एक ये हो गया। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, 2 प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग है, जो विनिर्माण कहते हैं, जिसको हम निर्माण उद्योग कहते हैं। 2 प्रकार के हैं, एक रजिस्टर्ड होते हैं और दूसरे अनरजिस्टर्ड। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं जो हमने डिवाइड किया हुआ है पूरी इकोनॉमी को। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, इसमें रेलवेज आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट बाई अदर मीन्स अदर देन रेलवे, देन स्टोरेज, जो गोडाउन्स वगैरह हैं जहां स्टोरेज होता है सामान। इसके बाद कम्युनिकेशन, ये जो है ये एक अलग कैटेगरी है, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, इन सारी सर्विसेज की एक अलग कैटेगरी है। इसके बाद फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट एंड बिजनेस सर्विसेज, ये फिर एक अलग कैटेगरी है जो इन सर्विसेज से रिलेटेड है। फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, जिसमें बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आ गया, रियल एस्टेट आ गया, ओनरशिप ऑफ ड्वेलिंग्स एंड बिजनेस सर्विसेज, यानी जो रिहाइश हैं उनके स्वामित्व, और इसके साथ साथ जो अलग बिजनेस सर्विसेज हैं। फिर इसके बाद कम्युनिटी, सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज आ गई। ये जो 7, 8 और 9 में देखते हैं, बेसिकली ये सारी सर्विसेज की कैटेगरी आ गई। तो इस हिसाब से हम इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस आ गया, और इसके साथ साथ जो दूसरी सर्विसेज हैं, जैसे कि कुछ सोशल सर्विसेज हैं, इकोनॉमिक सर्विसेज हैं, पर्सनल सर्विसेज हैं, वो सारी सर्विसेज को एक अलग कैटेगरी बनाई गई है जिसका नाम है कम्युनिटी, सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज। तो इस तरीके से पूरे कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको सब डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग पार्ट में। अब इनको 3 ग्रुप्स में रखा गया है। जो ग्रुप ए है उसमें जो कैटेगरीज हैं, जैसे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग है, माइनिंग एंड क्वेरीज है, फिशिंग है, रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग है। ये जो सारी ग्रुप ए की कैटेगरी हैं, इनके लिए एक मेथड यूज होता है और वो मेथड है प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। ये मेथड आपका पहले देखा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। प्रोडक्शन मेथड में किस तरीके से किसी कंट्री की इनकम को मापा जा सकता है, ये हमने पहले डिस्कस किया था कि प्रोडक्शन मेथड के द्वारा, उत्पादन विधि या यूनिलेवर विधि के द्वारा देश की राष्ट्रीय आय को किस तरीके से मापा जाता है। तो जो ग्रुप ए की, जो पीछे मैंने 5 या 6 कैटेगरी बताई थी, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग वगैरह, उनमें प्रोडक्शन मेथड यूज होता है। इस मेथड के हिसाब से क्या है कि हर एक एक्टिविटी जो है, उस एक्टिविटी की जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसको मेजर किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है। पहले तो आउटपुट, उसके बाद वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, इनपुट्स। अब आउटपुट में से जो हम इनपुट्स निकाल देंगे, ये ध्यान रहे आउटपुट में हम केवल फाइनल गुड्स लेते हैं। आउटपुट में से जब इनपुट रिड्यूस करेंगे तो हमारी ग्रोस वैल्यू एडिड आ जाएगी पूरे इन सेक्टर्स की। और इसके बाद अगर हमें नेट वैल्यू निकालनी हो तो इसमें से जो डेप्रिसिएशन है उसको हम घटा देते हैं, तो हमारी नेट वैल्यू एडिड आ जाती है, ग्रोस वैल्यू की जगह
नेट वैल्यू एडिड हम ड्राइव कर सकते हैं। ये कैटेगरी ए में जो ग्रुपिंग हमने की है, उनमें जो इनकम है वो प्रोडक्शन मेथड के द्वारा मेजर की जाती है। आइए अब हम ग्रुप बी की एक्टिविटीज देखते हैं। ग्रुप बी में हमारे पास अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, रेल एंड एयर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस, ये जो एक्टिविटीज हैं जो ग्रुप बी के अंतर्गत आती हैं, इनके लिए अगर हमें जो नेशनल इनकम एस्टिमेट के लिए जो इन सेक्टर से ग्रोस वैल्यू एडिड ड्राइव होती है, या इन सेक्टर का जो प्रोडक्ट है, या इन सेक्टर का नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन है, उसको मापने के लिए हम इनकम विधि का यूज करते हैं। जो इनकम मेथड है, आय विधि का यूज करते हैं, जिसमें हम सभी प्रकार की जो फैक्टर इनकम है उसको जोड़ते हैं। जैसा कि हमने आय विधि में देखा था कि सारी जो फैक्टर इनकम होती हैं, फैक्टर इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स, उसको हम जोड़ते हैं। जैसे कि अगर मान लो हमें बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज की इनकम एस्टिमेट करनी है, तो नॉर्मली हम उनके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैं उनसे उनकी इनकम लेके उसको ऐड किया जा सकता है। इसी तरीके से जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस एक्टिविटीज हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत आती हैं, तो वहां से हम जो स्टेट और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बजट्स हैं, वहां से हम एस्टिमेट्स ड्राइव करते हैं कि कितनी इनकम जो इन सेक्टर में या कितना प्रोडक्ट जो है वो जनरेट हुआ, और उस इनकम को हम इन सेक्टर के द्वारा इनकम लेके उसको ऐड करते हैं। अब अगर हम ग्रुप सी में देखें, तो ग्रुप सी में जो एक्टिविटीज हैं, जैसे गैस एंड वाटर सप्लाई है, अनऑर्गेनाइज्ड वाटर एंड रोड ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज, ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट, काफी बड़ा सेक्टर है जो इस ग्रुप सी में आता है, ओनरशिप ऑफ ड्वेलिंग्स एंड अदर सर्विसेज, तो ये एक्टिविटीज हैं जो ग्रुप सी में आती हैं। इनके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो मिक्स मेथड यूज करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक सैंपल सर्वे के द्वारा एवरेज प्रोडक्टिविटी पता करते हैं कि इन सेक्टर में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनकी एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या है, एवरेज प्रोडक्शन क्या है पर वर्कर। उसके बाद हम देखते हैं कि इन सेक्टर्स में कितनी वर्कफोर्स लगी हुई है, वर्कफोर्स का एस्टिमेट करते हैं। पहले एक बेस ईयर में करते हैं, उसको फिर इंटरपोलेट और एक्सट्रापोलेट करते हैं। उसके बाद ये जो एस्टिमेट्स हैं, हर साल के एवरेज प्रोडक्टिविटी के एस्टिमेट और वर्कफोर्स के एस्टिमेट, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इन सेक्टर से जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन है उसको हम निकाल सकते हैं। आइए अब कुछ जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, अभी हमने डिस्कस किया तीन सेक्टर का, तीन ग्रुप में किस तरीके से नेशनल इनकम काउंट की जाती है। आइए अब हम कुछ दो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है उसको देख लेते हैं। रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग तो काफी इजी है, क्योंकि वो एएसआई सर्वे करती है और उसके आधार पे वहां से हम उसकी वैल्यू लेते हैं। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो अभी हमने देखा था, जो नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो हमने मेथड यूज किया था, वो अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। उसमें हम क्या करते हैं, पर वर्कर एक सर्वे करके पर वर्कर जो है ग्रोस वैल्यू एडिड क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग में, उनका ग्रोस वैल्यू एडिड पर वर्कर क्या है, टोटल कितनी वर्कफोर्स यहाँ काम कर रही है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और उसको मल्टीप्लाई करके हम ये पता लगाते हैं कि जो अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग है उसका टोटल कंट्रीब्यूशन ग्रोस वैल्यू एडिड पर वर्कर को और वर्कफोर्स को मल्टीप्लाई करके अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग का टोटल जो ग्रोस वैल्यू एडिड में जो एडिशन जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम माप सकते हैं। इसी तरीके से एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के लिए हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक और अलाइड एक्टिविटीज, केवल गवर्नमेंट इरिगेशन सिस्टम को निकाल दें तो पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हम प्रोडक्शन मेथड यूज करते हैं। जैसा कि हमने देखा था वहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हमने प्रोडक्शन मेथड यूज किया था। तो इसमें हम क्या करते हैं, ग्रोस वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं, उसके बाद उसमें से कैपिटल अकोमुलेशन या कैपिटल कंजम्पशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल घटा देते हैं। ग्रोस वैल्यू हम प्रोडक्ट की लेते हैं और बाई प्रोडक्ट्स की भी लेते हैं, जितने भी अनसिलरी जो एक्टिविटीज हैं उनको भी लेते हैं। इसके बाद फिक्स कैपिटल घटा के नेट वैल्यू एडिड ड्राइव करते हैं, जैसा कि हमने देखा था। अब हम अगर मान लो किसी क्रॉप का है, क्रॉप का अगर हमें कंट्रीब्यूशन देखना है इकोनॉमी में, या उसका एक साल का कितना आउटपुट है, उसको देखने का क्या तरीका है, उसको देखने का तरीका यह है कि रैंडम सैंपल जिस एरिया में, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो पार्टिकुलर फसल बोई जाती है, उस डिस्ट्रिक्ट से कुछ फील्ड हम चूज करते हैं। एक फील्ड चूज कर लिया, उसके बाद उस फील्ड में से हम 1 हेक्टेयर जमीन मार्क कर लेते हैं, 1 हेक्टेयर जमीन लेते हैं वहां से, 1 हेक्टेयर भूमि पर जिस पर वो फसल उगी हुई है उसको लेते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि जो 1 हेक्टेयर हमने चूज की उसमें से उस फसल को काटते हैं, निकालते हैं और देखते हैं कितनी पैदावार हुई।
उस एकड़ एकड़ फसल में जो पैदावार हुई उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उस एरिया में, उस फसल का जो होलसेल प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, उस सीजन में जब वो फसल पैदा हुई है तब। अब हमें क्या पता लगेगा, एक जो खेत है 1 एकड़ का, उसमें कितना उत्पादन हुआ या जो फसल उत्पादन हुई उसका मूल्य कितना है वो हमें पता लग जाएगा। अब कितनी हेक्टेयर में वो फसल बोई गई है और 1 हेक्टेयर से कितना उसका उत्पादन की वैल्यू है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका टोटल आउटपुट की वैल्यू पता लग जाएगी, टोटल आउटपुट पता लग जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना है, टोटल आउटपुट पूरे का पूरा नेशनल इनकम में नहीं जाएगा, क्योंकि जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ उसके लिए कुछ इनपुट्स यूज हुई, बहुत सारे इनपुट्स यूज होते हैं आप जानते हैं, जैसे कि बीज है या खाद है या दूसरे तरीके के, जैसे आप अगर नहर से पानी लेते हैं तो उसके लिए चार्ज करते हैं, बिजली का चार्ज है आपका, जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड हैं, या कुछ डीजल ऑयल अगर आप जनरेटर यूज करते हैं तो उसके लिए जो डीजल ऑयल यूज हुआ, ये सारी इनपुट्स जो हैं ये उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ग्रोस वैल्यू एडिड आ जाएगी एग्रीकल्चर सेक्टर से। अब ग्रोस वैल्यू एडिड में से अगर हमें नेट वैल्यू एडिड निकालनी है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है, जो एग्रीकल्चर इनपुट्स यूज हुई उनकी कितनी गिसावट हुई, उस पूरी गिसावट का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। जितने भी हमने मशीनरी यूज की या हमने जो दूसरे लैंड इंप्रूवमेंट के तरीके अपनाए या इरिगेशन सोर्सेज यूज किए हमने, या कोई बिल्डिंग है उसका डेप्रिसिएशन है, वो डेप्रिसिएशन अगर हम माइनस कर लेंगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस कर देंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर से हमें नेट वैल्यू एडिड पता लग जाएगी। तो ये तरीका है एग्रीकल्चर सेक्टर से नेट वैल्यू एडिड निकालने का। इसी तरीके से अगर हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर से निकालना है तो यहाँ पे थोड़ा सा 2 मेथड यूज होंगे। नॉर्मली एक्सपेंडिचर कम कमोडिटी फ्लो मेथड यूज होगा। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को 2 भागों में हम क्लासिफाई करेंगे, कच्चा कंस्ट्रक्शन और पक्का कंस्ट्रक्शन। जब सेंसस होती है तो उसमें हम देखते हैं कच्चा कंस्ट्रक्शन कितना है और पक्का कंस्ट्रक्शन कितना है। जो कच्चा कंस्ट्रक्शन है उसके लिए तो हमें, क्योंकि इनपुट्स बहुत ज़्यादा यूज नहीं होती, जो नॉर्मली ये रूरल एरिया में होती हैं और जो लोकल मटेरियल है उसका यूज किया जाता है, तो कच्चा जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए अलग मेथड यूज होगा। और जो पक्का कंस्ट्रक्शन है जो अर्बन एरिया में नॉर्मली होता है उसके लिए इनपुट्स यूज होती हैं और मॉडर्न टेक्निक ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज होती हैं। तो उसके कारण वहाँ अगर पक्का कंस्ट्रक्शन है उसमें जो हमें उस कंस्ट्रक्शन का नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन निकालना है कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, तो पक्का कंस्ट्रक्शन के लिए हमें इनपुट्स लेनी पड़ेंगी, कितनी हमारी आउटपुट की वैल्यू है और कितनी इनपुट्स हमने यूज की, जैसे कि ब्रिक्स है, सीमेंट है, स्टील है, वुड है, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग है, और उसके बेसिस पे इनकी इनपुट को माइनस करके हम पता लगा सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है। आइए अब हम देखते हैं सीएसओ जो एस्टिमेट करता है उसको रिपोर्ट कैसे करता है। आपके लिए मैंने अभी 31 अगस्त को जो हमारी क्वार्टरली एस्टिमेट्स आए हैं वो आपके सामने मैंने दिखाए हैं, जो अप्रैल जून 2020-21 के आए हैं। इस तरीके से वो रिपोर्ट करता है। यहाँ पे हमारे 2021 के अप्रैल जून की जो तिमाही है, क्वार्टर 1 जिसको हम कहते हैं, उसके एस्टिमेट्स हैं। ये डिफरेंट सेक्टर्स के द्वारा जो जीडीपी में जो ग्रोस वैल्यू एडिड है वो कितनी है, ऊपर हमने ग्रोस वैल्यू एडिड लिखा है एट बेसिक प्राइसेस, क्या है वो हमने यहाँ डिस्कस की है अलग अलग सेक्टर में। जैसा कि आप देख सकते हैं हर सेक्टर में कितनी इनकम 2020-21 में जो ग्रोस वैल्यू एडिड एट बेसिक प्राइसेस पब्लिश हुई वो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से जो सीएसओ रिपोर्ट करता है क्वार्टरली एस्टिमेट्स। एनुअल एस्टिमेट के रिपोर्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके बाद इसी तरीके से जो एस्टिमेट्स थे वो एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट्स भी पब्लिश करता है सीएसओ। ये भी मैंने उसी रिपोर्ट से लिया है जो 31 अगस्त को अभी पब्लिश हुई है। उसके आधार पर ये जो क्वार्टरली एस्टिमेट्स हैं क्वार्टर 1 के, जैसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है या आपका गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर है, ग्रोस फिक्स कैपिटल है, चेंज इन स्टॉक, वैल्यूएबल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स निकाल के यहाँ पे आपकी जीडीपी का एस्टिमेट्स है। यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ये वाली जो टेबल आपके सामने है इसमें हमने जीडीपी एस्टिमेट की है, जबकि पहले वाले टेबल पे हमने ग्रोस वैल्यू एडिड एट बेसिक प्राइस उसको एस्टिमेशन। तो दोनों विधियों से अगर हम अलग अलग एक्सपेंडिचर और आउटपुट मेथड को अलग अलग देखेंगे तो उसका अलग अलग आएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से देश में राष्ट्रीय आय का निर्माण का एस्टिमेट किया जाता है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का इंडिया में हिस्टोरिकल इवैल्यूएशन क्या है, नेशनल इनकम अकाउंट जो है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से करता है, कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें प्रोडक्शन मेथड यूज होता है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कौन से सेक्टर हैं जिनमें इनकम मेथड यूज होता है और कौन से सेक्टर हैं जिनमें हम मिक्स्ड मेथड यूज करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। ये कुछ रीडिंग लिस्ट हैं जो आप देख सकते हो। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।